स्कैम 1992 और बैड बॉय बिलियनर्स ऐसे शोज की सक्सेस एग्जाम्पल्स हैं कि हमें स्पाइसी फाइनेंशियल ड्रामास कितने पसंद हैं। जहां स्क्रीन पर इन शोज को एक्सपीरियंस करना काफी एंटरटेनिंग और मजेदार है, स्पेशली विद ग्रेट आर्टिस्ट लाइक प्रतीक गांधी। जो लोग इन स्कैम से अफेक्ट होते हैं दे आर वेरी वेरी रियल। इनफैक्ट मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो बैड बॉय बिलियनर्स में भी फीचर होने वाला था। तो इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्कैम्स में से एक को थोड़ा तरीके से समझते हैं जिसने अर्ली 2000s में हजारों लोगों को अफेक्ट किया, द सत्यम स्कैम। तो हुआ क्या था? शुरुआत हुई सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज और उसके तब के चेयरमैन एंड सीईओ रामलिंगा राजू से। ये कंपनी मेनली आईटी एंड कंप्यूटर सर्विसेज सेक्टर में डील करती थी। राजू बैलेंस शीट में नंबर्स को मैनिपुलेट करने लगा था करोड़ों पाने के लिए, जिससे कंपनी की वैल्यू इन्फ्लेट हो सके। अलेजिडली कई सालों तक फॉल्स इनवॉइसेस एंड फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनाए गए ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाने के लिए, जिससे स्टॉक प्राइस अफेक्ट हो। बाय द एंड ऑफ इट सत्यम अकाउंटिंग फ्रॉड अलेजिडली 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया और कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 9,000 करोड़ रुपए तक। इससे नेशनल मार्केट हजारों करोड़ों से डिफ्लेट हुआ और इन्वेस्टर्स और आम जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सीरियसली ये मैथ मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। इवन द ऑडिटर्स जिनका काम होता है इंश्योर करना कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट रहे, वो भी इसे पकड़ नहीं पाए। कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन थी $78 मिलियन, बट अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स उन्होंने इसे $1.1 बिलियन वैल्यूएशन प्रोजेक्ट किया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से हजारों लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया ये सोच के कि वो एक ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्कैम के सामने आने से वो अपने पैसों से हाथ धो बैठे। तो ये सब हुआ कैसे? हाउ डिड राजू डू दिस? लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। दोनों भाई राम राजू और रामलिंगा राजू ने कंपनी स्टार्ट की हैदराबाद में 1987 में और 1991 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड कंपनी बन गई। आने वाले सालों में कंपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ती रही और 2006 में रामलिंगा चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ गया। जब रामलिंगा चेयरमैन था तब मार्केट को ऐसा लग रहा था कि सत्यम कंप्यूटर्स एक स्टेडी एंड राइजिंग बिजनेस है। स्टॉक का प्राइस राइज करने लगा एंड द ब्रदर्स स्टार्टेड कैशिंग आउट। उन्होंने इस पैसे को बैंक से लोन्स सिक्योर करने के लिए यूज किया और देश भर में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया। बाद में सेबी की जांच से पता चला 12,000 करोड़ का एक्सेस दिखाया गया था, लेकिन वी ऑल नो एक्चुअल में ऐसा था नहीं। नाउ लेट्स एंटर द स्कैम। दोनों भाइयों के कुछ रियल एस्टेट वेंचर्स ने प्रॉफिट कमाया और उसमें से कुछ पैसा सत्यम कंप्यूटर्स में वापस डाल दिया गया। दोनों भाइयों ने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट नहीं किए, they started showing higher levels of operation and thereby profits. How they did this was fairly simple. सत्यम के साथ ज्यादातर कंपनीज अकाउंटिंग के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का इस्तेमाल करती थी। इट्स अ सिस्टम दैट रन्स ऑन अ सेंट्रल सिंगल कलेक्शन ऑफ डेटा। मल्टीपल बुक्स और इन्फॉर्मेशन की जगह इसे यूज करते हैं, जिससे चीजें स्ट्रीमलाइन रहे और अलग अलग जगह पे ह्यूमन एरर्स को अवॉइड किया जा सकता है। ऑल्सो ये सॉफ्टवेयर यूजुअली बस उसी डेटा को ट्रैक करता है जो यूजर उसमें इनपुट करता है। इट्स प्रीटी इजी टू लीव थिंग्स आउट, क्योंकि सॉफ्टवेयर को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कुछ डेटा मिसिंग है, क्योंकि सारा डेटा एक ही डेटाबेस में स्टोर होता है और आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इट्स अज्यूम्ड कि इसी लूपहोल का दोनों भाइयों ने फायदा उठाया। ऐसा क्लेम है कि दोनों भाइयों ने मिलके अपना रेवेन्यू मैसिवली बढ़ाया। सालों तक बैलेंस शीट्स, P&L स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स के जरिए उन्होंने ये सब किया। इन्वेस्टर्स को ठगने के लिए फेक सैलरी अकाउंट्स और इन्फ्लेटेड बैंक स्टेटमेंट्स भी उनके पास थे और इन सब से उनके शेयर प्राइसेस बस बढ़ते जा रहे थे। PricewaterhouseCoopers जो सत्यम कंप्यूटर्स के ऑडिटर्स थे, उन्हें इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए था, बट लगता नहीं कि उन्होंने खासा अच्छा काम किया। बाय मेनी एस्टिमेट्स अराउंड 7,561 फेक बिल्स वर क्रिएटेड और ऑडिटर्स को इसका पता भी नहीं लग पाया लगभग 8 सालों तक। फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं हुई। इवेंचुअली इस सारे पैसे को उन्होंने एक फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट किया। अकॉर्डिंग टू अर्लियर रिपोर्ट्स इसकी वैल्यू अराउंड 5,000 करोड़ एस्टिमेट की गई। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, रामलिंगा राजू रियल एस्टेट सेक्टर में आए बूम का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने कई सिटीज में जमीन खरीदी। इस दौरान उसने मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटस प्रॉपर्टीज भी फाउंड की, जो आपको कोई भी बता देगा कि दिस इज सत्यम स्पेल्ड बैकवर्ड्स। दोनों कंपनियों की ओनरशिप उसके अपने कई फैमिली मेंबर्स के नाम पे रखी गई और यहाँ से असली स्कैम शुरू हुआ। क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही प्रॉपर्टीज खरीद ली थी और उसे और पैसों की जरूरत थी, उसने अपनी दूसरी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स की अकाउंट्स में हेरा फेरी शुरू कर दी। स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, पार्टनर कंपनीज और यहाँ तक कि उनके ज्यादातर एम्प्लॉइज को ये समझ में ही नहीं आया और फिर 2008 का रिसेशन आया।
We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. और रियल एस्टेट के प्राइसेस उस टाइम के ऑल टाइम लो पे थे और वहां से सब कुछ सामने आने लगा। द फॉल 2008 का मार्केट क्रैश आज भी वन ऑफ द वर्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री माना जाता है। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी पर असर पड़ा और मैसिव लॉसेस हुए। बैंक अपने होम लोन्स को सस्टेन नहीं कर सके, इन्वेस्टमेंट फर्म्स क्रम्बल करने लगी और स्टॉक्स बस गिरने लगे। दुनिया भर की कंपनियों को नुकसान होने लगा और सत्यम भी इससे बच नहीं पाई। रियल एस्टेट होल्डिंग्स जब डूबने लगी तो इन भाइयों की कैपिटल डिप्लीट होने लगी। जाहिर है वो काफी मुश्किल में पड़ गए। जैसे कि दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स अपनी वेल्थ को लेकर वरीड थे, तो सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिमांड करना स्टार्ट किया कि जो फिक्स डिपॉजिट है वो सेफ और प्रॉफिटेबल वेंचर्स में लगाया जाए। दोनों भाइयों ने मेटर्स में इन्वेस्ट करने की ऑफर दी, जिसके ओनर्स वो खुद और उनके फैमिली मेंबर्स थे। और ये बात बोर्ड को सही नहीं लगी। पहले तो बोर्ड ने ये अप्रूव कर दिया, लेकिन ये जानने के बाद कि मेटर्स को हाउसिंग क्रैश की वजह से नुकसान हुआ है, उन्होंने सब चीजों पर बारीकी से नजर डालना शुरू किया। स्टेटमेंट्स, इनवॉइसेस, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट्स पर सवाल पे सवाल उठने लगे। उन्हें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज मिलनी शुरू हो गई और दोनों भाई किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए और जो बोर्ड है वो दबाव बनाता रहा। फाइनली इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता ना दिखते हुए 7 जनवरी 2009 को रामलिंगा राजू ने पूरे फ्रॉड का 5 पेज लंबा एक कन्फेशन लिखा। इट वॉज लाइक राइडिंग अ टाइगर विदाउट नोइंग हाउ टू गेट डाउन विदाउट बीइंग ईटन, ऐसा राजू ने कन्फेशन लेटर में कहा था। फिर क्या हुआ? भाइयों के कन्फेशन के बाद एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई और सालों से हो रहे फ्रॉड का पता चला। स्टॉक प्राइसेस गिरने लगे। 28 अक्टूबर 2013 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राजू और 212 और लोग जो इस स्कैम में शामिल थे उनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की और 9 अप्रैल 2015 को रामलिंगा राजू और उसके भाई को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई और 5.5 करोड़ का फाइन भी लगाया गया। जनवरी 2018 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में अपने अलेजेड रोल के लिए इंडिया कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बैन कर दिया इंडिया में लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट करने के लिए, वो भी 2 सालों तक। पीडब्ल्यूसी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्हें किसी रॉन्ग डूइंग की नॉलेज नहीं थी और वो इस स्कैम में शामिल नहीं थे। रेगुलेटर के ऑर्डर को बाद में ओवरटर्न कर दिया गया, लेकिन पीडब्ल्यूसी के इंडियन विंग पर एसईसी ने कोड ऑफ कंडक्ट और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करने के लिए $6.6 मिलियन का फाइन लगा दिया। सत्यम कंप्यूटर्स को बाद में टेक महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया। एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशंस केस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला, ऑलमोस्ट ₹699 करोड़ का। इसके बाद एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस को करीब 218 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एंड ऑफ कोर्स देयर वर मेनी अदर्स। स्कैम के बाद कई लोगों को लंबे समय तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। भारत सरकार और सेबी ने लॉज और प्रोटोकॉल को टाइट करने के लिए कई स्टेप्स उठाए सो दैट दिस इज नेवर रिपीटेड। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कई रेगुलेशंस ऐड हुए। सेबी ने क्लॉज 49 में अमेंडमेंट किया और अब कंपनीज को मैंडेटरी है कि वो हर 10 साल में अपने ऑडिटर्स को बदले। कई और प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी मेजर्स भी लागू किए गए और जो तब इंडिया के सबसे बड़े और शातिर स्कैम्स में से एक था, अब हमारी हिस्ट्री बुक्स में एक सबक जैसा है उसके लिए जो ऐसा करने की फिर से सोचे। Hey, hi! If you enjoyed that video, please like and share. The whole point of our channel is to ask fun and compelling questions, explore weird and intriguing stories, and delve into secret histories. So if that's something you are into, don't forget to subscribe to our channel.